हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो जो हमारा आज का लेसन होगा फ्रेंड, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर होगा। जो हमारी हम पंचायत राज इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें हमने अभी तक क्या देखा था। मैंने आपको एक पहले लेसन में बताया था, जो हमने कमिटीज़ जो पढ़ी थी कि पंचायती राज की कमिटीज़ क्या थी, ठीक है ना। उसके चार्ट हमने देखा था, ठीक है ना। मैंने आपको बैक्स टीजी के बारे में बताया था, बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर अशोक मेहता, जो गडगिल जीवी के राव कमेटी, सिंघवी कमेटी, ठीक है। आगे मैंने आपको ठंगन कमेटी और आपको उसके बाद जो है गडगिल कमेटी सब बताया था। उसके बाद मैंने आपको अगले लेसन में बताया था कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हुआ था, मतलब पहले पंचायत राज जो इंस्टीट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, फिर 73rd और 74th अमेंडमेंट आया। तो वो मैंने आपको बताया था कि पहले कौन सी गवर्नमेंट आई, फिर एंड में जो राजीव गांधी गवर्नमेंट आई, फिर उसके बाद किस तरह से दूसरी दूसरी गवर्नमेंट आई, वो हमने देखा था। आपने नहीं देखा हो तो आप वो लेसन देख सकते हो। फिर मैंने कमिटीज़ के बारे में एक लेसन में डिटेल में डिस्कशन किया था। आज जो लेसन होगा फ्रेंड्स, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन आपको पता है क्यों इंपॉर्टेंट होती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि पंचायत की जो इलेक्शन करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की ही होती है। तो जिस तरह से हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है फ्रेंड्स, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन, ठीक है, विधानसभा के इलेक्शन वो करवाती है। और यहाँ पे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है हमारी, वो क्या करवाती है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन करवाती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मुझे एक लकीली आर्टिकल मिल गया था, वो आर्टिकल काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स। उसमें करंट से रिलेटेड कुछ डाटा है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का कहाँ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, और फिर हम स्टेट इलेक्शन कमीशन को डिटेल में देखेंगे। शुरू करते हैं। तो आप देखोगे कि ये जो बात शुरू होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन की, वो यहाँ से शुरू होती है कि अभी देखोगे आपकी जो उत्तराखंड में है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, लोकल बॉडी जो है, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उनके इलेक्शन में हो रहा है भाई साहब डिले, ठीक है। तो डिले हो रहा है, तो यहाँ पे बात आती है किसकी, स्टेट इलेक्शन कमीशन की, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि हम जो बोलते हैं करंट से क्वेश्चन आता है कि स्टैटिक से आता है, मेनली जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट बेस्ड ही होते हैं। लेकिन जैसे ये न्यूज़ है, अब ये पूछेंगे, ये जैसे न्यूज़ है न्यूज़पेपर में कि भाई लोकल बॉडी इलेक्शन डिले हो रहे हैं उत्तराखंड में, ओके। अब ऐसा तो नहीं पूछेंगे कि दिसंबर में लोकल बॉडी इलेक्शन कहाँ डिले हुए थे, नहीं। लोकल बॉडी इलेक्शन डिले हुए हैं, तो यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन रिलेटेड है, और जो एग्जामिनर होता है फिर वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। तो आप इसको करंट कहोगे या स्टैटिक कहोगे, तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। अब देखो, तो जो डिले हो रहे हैं इलेक्शंस में और सब्सिक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरसाइट है, अब ये जो डिले हो रहे हैं इलेक्शन में, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये इसको देखते हैं कि हैज़ प्रॉम्प्टेड द स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट टू डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स टू ओवरसी द गवर्नेंस। तो ये बड़ा इशू बन गया है स्टेट में। फिर आप देखोगे कि ये इसने क्या इशू रेस किया है फ्रेंड्स, इसने ये इशू रेस किया है कि इट इज़ अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ लोकल बॉडीज़ इन इंडिया। कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया, 1952 में ही कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हो गया था, और उसके बाद फिर आप देखोगे कि आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में धीरे धीरे पंचायती राज आ चुका था। तो फिर क्या ज़रूरत थी कि 73rd अमेंडमेंट आया, 74th अमेंडमेंट आया। वो ज़रूरत फ्रेंड इसलिए थी क्योंकि पहले भी पंचायती राज बॉडी तो थी, बट उनमें ऐसा कुछ रेगुलराइजेशन नहीं था कि इलेक्शन टाइम पे करवाने हैं इस तरह से। फिर ये सब अमेंडमेंट आया और इनमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, मेंशन किया गया कि आपको इतने टाइम में इलेक्शन करवाना है, ये सब। लेकिन अब आज भी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो ये इससे एक इशू रेज हो रहा है कि क्या ऑटोनॉमी, लोकल बॉडीज़ को ऑटोनॉमी है या नहीं है, ठीक है। चलो, अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है, आपको पता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब क्या है कि जो नीचे ग्रास रूट लेवल पे लोवेस्ट रंग्स हैं, जो पॉलिटिकल ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर हैं ये लोग, और नीचे बिल्कुल गांव में भी लोग अब डिसीजन ले सकें, वहाँ पे भी गवर्नेंस हो, ठीक है ना। एक टॉप टॉप डाउन अप्रोच ना हो के बॉटम टॉप अप्रोच हो, ठीक है। नीचे से लोग कहें, फिर उसके हिसाब से डिसीजन हो। आप देखोगे कि विलेजेस में ग्राम सभा होती हैं, वो अपने डिसीजन लेती हैं। तो ये इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनी, ठीक है ना। गांधी जी ने भी कहा था, आप बताना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कौन से आर्टिकल में लोकल गवर्नमेंट की बात कही गई है, ओके। तो ये क्या है, एक तरह का डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, जहाँ पे क्या होगा कि ग्रास रूट लेवल पे भी लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, पार्टिसिपेट करेंगे, ओके।
आगे देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट हुआ था। तो 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है वो आए गए थे 1993 में, और जिसमें कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में कहा गया था कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। और इसके बहुत सारे नियम जो हैं पार्ट 9 पार्ट 10 अभी देखेंगे हम, तो पंचायत म्यूनसिपैलिटी बहुत सारे नियम इसमें बनाए गए थे। ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट था इसने क्या कहा था, इससे यहाँ पे हम आते हैं, हमारी मेन जो टॉपिक है कि इसमें प्रोविज़न थे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई जाएगी जो कि कंडक्टिंग फ्री एंड रेगुलर इलेक्शन टू दी लोकल बॉडी, जो कि रेगुलर इलेक्शन करवाएगी। ठीक है ना। उसके बाद ये अमेंडमेंट में पार्ट 9A आया था। ठीक है ना। और इसमें ही जो एक आर्टिकल मेंशन थे हमारे 243K और 243ZA, जिनमें कि एक ही बात लिखी है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत के इलेक्शन करवाएगी, और स्टेट इलेक्शन कमीशन ये ZA में लिखा हुआ है कि म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन भी करवाएगी। ठीक है ना। तो वो उन्होंने बताया था। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन हमारा बनता है कि कौन से आर्टिकल में मेंशन है स्टेट इलेक्शन कमीशन का। तो 243K एंड 243ZA। तो ये एक बार क्वेश्चन आया था और दोनों ऑप्शन थे, तो वो दोनों को करेक्ट माना गया था। ओके। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन तो हम क्या क्या देखेंगे, इसकी कंपोजिशन के बारे में देखेंगे, फिर हम इसकी क्या इसकी अथॉरिटी दे रखी है वो देखेंगे, और 10 ईयर क्या होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन में, मतलब कितने टाइम तक रहते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, तो वो देखेंगे। कंपोजिशन देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कंपोजिशन के बारे में बताया है, नहीं बताया है फ्रेंड्स। उसने क्या करा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी, मतलब जैसे मध्य प्रदेश में अलग, यूपी में अलग, इस तरह से। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन, टेन्योर, सब कुछ किसने बोला, जो किसने बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी। उसके बाद आप देखोगे कि 243K में क्या लिखा है फ्रेंड। 243K में ये लिखा गया है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होगी वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से हेडेड होगी, जो कि गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट करेगा। जो टेन्योर की बात की गई थी, तो ये क्वालिफिकेशन, टेन्योर, कंडीशन ये सब बताया नहीं है, हाँ, लेकिन ये जरूर लिखा हुआ है कि एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा जो कि गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट करेगा। कौन होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, ये तुम डिसाइड करो। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास अथॉरिटी है, वो लॉ फ्रेम कर सकता है किसके रिस्पेक्ट में, वो इलेक्शन लोकल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द लोकल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव, उसमें स्टेट लेजिस्लेचर अपने लॉ करता है कि वो इनकी क्या एलिजिबिलिटी होगी। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सी स्टेट में एक एलिजिबिलिटी रखी थी कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दी थी, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में इलेक्टेड होना है तो मतलब आपको इतनी क्वालिफाइड होना पड़ेगा। तो ये स्टेट लेजिस्लेचर ने रख दिया था। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि अब जैसे आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में विधानसभा, लोकसभा इनके बारे में है, लेकिन ये जो है पंचायती राज का जो हर अपना स्टेट डिसाइड करता है। टेन्योर है जो उसका कंडीशन है, वो एक बार हम जैसे आपने कोई भी नोटिफिकेशन देखना, जब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है तो उसमें लिखा होता है कि इनको इतने साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उनको एक बार अपॉइंट कर दें, बाद में अगर वो कुछ सरकार के हिसाब से काम ना करें तो सरकार उनको हटा दे, ऐसा नहीं होगा। इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि इट कैन नॉट बी अल्टर्ड टू इट्स डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट इंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑफिस। तो ये देखो आप, ये कॉन्स्टिट्यूशन का विजन था कि उनका इंडिपेंडेंस इंश्योर रहे। उसके बाद आप देखोगे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो उनकी क्या क्या पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम देखते हैं। 243K और ZA में लिखा हुआ है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है हमारी, वो रिस्पॉन्सिबल होंगी किसके लिए, सुपरविजन के लिए, सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेसेस फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, जो भी होगा इलेक्शन वो उसको SEC मेजर करेगी, देखेगी। उसके बाद ध्यान रखना कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो पावर होती है, क्या प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रल रोल्स बनाती है, इलेक्शन प्रोसेस को देखती है, सेम टू सेम पावर ऐसी किसकी होगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन की, विथ रेस्पेक्ट टू पंचायती राज इलेक्शन। ठीक है ना। चलो, अब सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी, वो क्या है, बहुत अच्छी है रूलिंग है, और ये केस कई बार सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। तो ये किशन सिंह तोमर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ अहमदाबाद का एक केस था 2006 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसका, जो मस्ट रिस्पेक्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन इन द सेम वे दे फॉलो द ऑर्डर्स फ्रॉम द ECI। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शंस में ऑर्डर देती है तो उसी तरह से जब
स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत के केस में अगर कोई ऑर्डर दे रही है तो स्टेट गवर्नमेंट को वो मानना पड़ेगा। रेस्पेक्ट का मतलब ये है कि उनके ऊपर वो बाइंडिंग हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे आता है हमारा सबसे बढ़िया टॉपिक कि आज स्टेट इलेक्शन कमीशन को क्या क्या चैलेंजेस है। अभी देखा था हमने टॉपिक की शुरुआत में, हमने देखा था कि उत्तराखंड में इलेक्शन डिले हो गए तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, देखते हैं हम पहले तो क्या क्या है। तो सबसे पहले जो चैलेंज है वो इनकम्प्लीट ट्रांसफ़र ऑफ पावर। तो आप देखोगे फ्रेंड्स कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को आज भी अब ये डेलिमिटेशन ऑफ, जो आपने देखा होगा कि वार्ड बनते हैं पंचायत के, तो ये काम किसका होना चाहिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन का होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी जगह पे क्या हुआ है कि आज भी जैसे ये डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का काम, सीट रिजर्वेशन का काम, ये स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन को इसके रिलाय करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट पे, लेकिन ये काम तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए किसका, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का, स्टेट इलेक्शन कमीशन का, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो फटाफट क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। इनकम्प्लीट ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये प्रायोरिटी में सबसे पहले है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट कितनी कितनी जगह कोऑपरेशन नहीं करती। तो ये क्या है भाई, देखोगे आप एग्जाम्पल दिया हुआ है राइटर ने कि वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शन हुआ था 2013 में, तो वहाँ पे सिक्योरिटी, इलेक्शन सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस फेस किए थे। आपने देखा होगा जब भी आप वोट डालने जाते हो विधानसभा लोकसभा का, तो बाहर सिक्योरिटी रहती है। तो ऐसे ही पंचायत में भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। रीज़न बताता हूँ कि क्योंकि क्या होता है कि कई स्टेट्स में इलेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्शन का जैसे टाइम है मान के चलो 7 से 3, उसके बाद आप देखोगे कि 3 से 6 शाम को फ्रेंड्स काउंटिंग भी वहीं होती है सेम। और आप देखोगे कि जब पंचायत का इलेक्शन होता है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड, मेरी ड्यूटी की है मैंने, आप जब देखोगे कि जब इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो दो पार्टीज़ में से कोई एक जीतती है और एक हारती है, तो आप देखोगे कि कई बार यहाँ पे बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति हो जाती है और सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत होती है। और कई बार तो रिज़ल्ट भी इफ़ेक्ट हो सकता है फ्रेंड्स। वो लोग जो पार्टीज होती हैं इलेक्शन की, उनको हाँ मतलब कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है वहाँ से निकलने में, ठीक है ना। तो इस तरह से इलेक्शन जो सिक्योरिटी और चैलेंजेस हैं तो वो नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, लीगल बैटल आ जाते हैं। अब ऑपरेशनल इशू तो आप देखोगे स्टेट इलेक्शन कमीशन का अभी सेपरेट ऑफिस नहीं है कितनी कितनी स्टेट में, और जो स्टेट सेक्रेटरीट है वहीं पे उनका ऑफिस है, ठीक है। फुल टाइम गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं उनको ही जो है इलेक्शन का काम दे दिया जाता है और वही इलेक्शन कमिश्नर भी बन जाते हैं। और वो बन जाते हैं तो फिर ये तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल विजन था कि इंडिपेंडेंट बॉडी हो वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो अलग से क्या होना चाहिए, एक अपॉइंटमेंट प्रोसेस होनी चाहिए। अब स्टेट्स का जो अलग अलग ये हम बहुत सारी स्टेट्स में अलग अलग टेन्योर है, इसलिए भी मुश्किल आती है काम करने में, ठीक है। तो आप ये पॉइंट एंड में लिख सकते हो कि स्टेटस, टेन्योर एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर डिफर अक्रॉस स्टेट, जिससे कि ऑपरेशनल डिफिकल्टीज आती हैं। अब एडिशनली क्या होगा कि फंडिंग की बात है, तो इनएडिक्वेट फंडिंग होती है, स्टाफ प्रॉपर नहीं है, काम कैसे करेगी स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो ये भी एक चीज़ आप पॉइंट लिख सकते हो। अब वे फॉरवर्ड क्या क्या होना चाहिए कि जिससे ये सब चीज़ें सही हो जाएं। तो पहला पॉइंट हमारा, हम स्ट्रेंथनिंग इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात है, रिसोर्स एलोकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो एक एक करके सारे पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा स्ट्रेंथनिंग इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशंस। तो क्या है फ्रेंड्स कि जितनी भी कॉम्प्लीमेंट्री पावर्स हैं, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उसके बाद रिजर्वेशन की बात हो रही है, तो ये सब पॉइंट, ये सब जो चीज़ें हैं, रिजर्वेशन, रोटेशन, ये सब आप स्टेट इलेक्शन कमीशन को करने दो, उनको सारी पावर दे दो, उनको प्रॉपर स्टाफ दे दो, ठीक है। जिससे क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, और होना भी चाहिए क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवाना है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करें तो क्या होना चाहिए कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन जो है, बहुत अच्छा पॉइंट है, जो सेकंड एआरसी थी उसने बोला था कि कॉलेजियम बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। आपको पता है कॉलेजियम बेस्ड सिस्टम हम जुडिशियरी में यूज़ करते हैं। वो कैसा होता है फ्रेंड्स, उसमें ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नाम देता है गवर्नमेंट को, फिर उन नामों में से चूज़ किया जाता है, ठीक है ना। फिर अगर उस सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर दे और फिर वापस से जुडिशरी वही नाम भेज दे, तो वो फिर बाइंडिंग भी हो जाता है जुडिशरी के ऊपर। तो इस तरह से कुछ ऐसा सिस्टम बनाए जिससे कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो, ठीक है, वो इंश्योर हो, दिखे लोगों को कि हाँ ट्रांसपेरेंट काम हो रहा है, ओके। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन की बात आए तो प्रॉपर फंडिंग होनी चाहिए, मैन पावर दी जानी चाहिए, ठीक है ना। और आपने हो सकता है पावर दे दी, पर अगर उनको आपने रिसोर्स नहीं दिए तो फिर वो तो सही नहीं होगा। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना अच्छा काम करती है।
जो आप देखोगे कि हमारी नेबरिंग कंट्री है उन पे डेमोक्रेसी कितनी खतरे में, और हमारी डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारी, उसका जो एक मेन क्रेडिट जाता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही जाता है। तो इस तरह से कोलैबोरेशन बढ़ना चाहिए किसके बीच में, स्टेट इलेक्शन कमीशन और हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, कि जो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो उसको शेयर करें, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उनको वो शेयर करें। उसके बाद आप देखोगे कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जो है वो बढ़ना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि आपस में एक हारमोनी आएगी और बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट होंगी, ठीक है ना। तो यूज़ ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक ऑल इंडिया स्टेट इलेक्शन कमीशंस फोरम टू रिजॉल्व चैलेंजेस, हार्मोनाइज इलेक्टरल प्रैक्टिसेस एंड इनहांस ट्रांसपेरेंसी इन लोकल बॉडी इलेक्शंस। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने देखा, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हमने क्या देखा, सबसे पहले हम आए कि 73rd अमेंडमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि आर्टिकल है 243 के, सिमिलरली 243 ZAB, इसमें ही जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा गया है। मैंने आपको बताया कि उसकी कंपोजिशन कैसी होती है, ठीक है। आपको बताया मैंने कि जो के में क्या लिखा हुआ है कि एक ऐसा स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए जिसको गवर्नर अपॉइंट करेगा। मैंने आपको टेन्योर के बारे में बताया, क्वालिफिकेशन के बारे में बताया कि ये कौन डिसाइड करता है, अलग अलग क्वालिफिकेशन के बारे में हमने देखा कि ये कौन डिसाइड करता है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स डिसाइड करती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई बहुत मुश्किल में है, चैलेंजेस बड़े हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया वे फॉरवर्ड, ठीक है। चैलेंजेस में हमने देखा था कि क्या क्या चैलेंजेस देखे थे, कि एक तो ये चैलेंजेस था कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर ही नहीं हुआ भाई साहब, अभी तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं हुआ, रिसोर्स की जो फंडिंग नहीं हो पा रही, रिसोर्स के बारे में देखा, ठीक है, ये सब हमने देखा। वे फॉरवर्ड में क्या है कि आप उसकी पावर का ट्रांसफ़र करो पूरा, ठीक है, जो काम है दूसरे वो इंडिपेंडेंस को इंश्योर करो, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैं ये प्लेलिस्ट में ही रहेगा वो लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच।